Hello, everyone. Welcome to our Indian Polity series, where we shall discuss various issues and concepts related to the field of polity. Now, continuing with our third video on constitutional bodies, we'll start with Election Commission today. So, what will we cover in this video? सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, इलेक्शन के प्रोसेस की इंट्रोडक्शन क्या है, हमारे कंट्री में कौन सा इलेक्टोरल सिस्टम फॉलो होता है और कैसे नीटली इलेक्शन कमीशन इज प्लेस्ड इन दिस इलेक्टोरल सिस्टम, वो देखेंगे. फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना इलेक्शन कमीशन या इलेक्टोरल प्रोसेस से रिलेटेड जो आर्टिकल्स है ना वो है आर्टिकल 324 टू 329. तो उनको एज इट इज वर्ड टू वर्ड जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वैसे स्टडी करेंगे. फिर हम इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर को एक बारी ब्रीफ में देखेंगे और एंड में जो इलेक्शन प्रोसेस से सबसे ज्यादा रिलेटेड है डिलिमिटेशन एक्सरसाइज उसको देखेंगे. ऑलराइट, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन. नाउ, while the constitution lays down the procedure for election of the president, आर्टिकल 54 में दिया हुआ है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में आर्टिकल 66 में दिया हुआ है. ऑलराइट, द प्रोसीजर फॉर इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर्स ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स इज लेफ्ट टू लेजिस्लेशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ना बहुत डिटेल्ड स्कीम दी हुई है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के बारे में, बट जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं ना उनके लिए इतनी डिटेल्ड स्कीम्स नहीं दी, सिर्फ कुछ ही प्रोविजंस दिए हैं और पार्लियामेंट पे ये छोड़ दिया है कि वो डिटेल्ड प्रोविजंस बनाए. ऑलराइट, द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ प्रोवाइड सर्टेन प्रिंसिपल्स. कॉन्स्टिट्यूशन ने नो डाउट कुछ प्रिंसिपल्स तो प्रोवाइड करे हुए हैं. जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमारे इलेक्शन प्रोसेस में कोई कम्युनल सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम नहीं होगा जो ब्रिटिश टाइम्स में होता था सेपरेट इलेक्टोरेट का. राइट, तो कोई सेपरेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी कि मुस्लिम्स के लिए एक मुस्लिम कैंडिडेट होएगा. राइट, ये सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम था ना. तो आर्टिकल 325 क्लियरली कहता है कि एक ही इलेक्टोरल रोल होगा एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा. देन आर्टिकल 326 क्लियरली कहता है कि जो इलेक्शन होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, मतलब ईच एंड एवरी अडल्ट इज एंटाइटल्ड और हैज अ राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू वोट. ऑलराइट, तो आर्टिकल 326 भी बोलता है कि यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज होगा, कोई स्पेशल क्लास ऑफ पीपल को वोट का राइट नहीं होगा, सारे अडल्ट्स को वोट का राइट होगा. Now, Article 324 to 329 deals with all the constitutional provisions with respect to the elections in our country. वो हम देखते हैं अभी क्या है. Subject to these provisions, the Constitution allows the Parliament to make laws relating to all matters in connection with the election to the Houses of Parliament and Houses of State Legislature. मतलब Constitution तो कुछ basic principles बता देगा, but जो detailed scheme होगी ना election की to the House of Parliament and State Legislative Assemblies, वो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर बताएगा. मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने हाथ में नहीं रखा, कॉन्स्टिट्यूशन ने लेजिस्लेचर के हाथ में दे दिया. फ्यूचर जो पार्लियामेंट होगा वो डिसाइड करेगा कैसे करेंगे. अच्छा, सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शन रिलेटेड लॉज नहीं बना सकता, स्टेट लेजिस्लेचर भी इलेक्शन रिलेटेड लॉज बना सकता है. पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली कहता है कि स्टेट लेजिस्लेचर ना इलेक्शन रिलेटेड सिर्फ उन्हीं चीजों पे लॉज बना सकता है जिसपे पार्लियामेंट ने लॉ नहीं बनाया हुआ. तो अगर पार्लियामेंट ने पूरा लॉ बनाया हुआ है ना तो स्टेट लेजिस्लेचर लॉ नहीं बना सकता. हां, अगर पार्लियामेंट ने कोई चीज छोड़ दिया इलेक्शन रिलेटेड तो स्टेट लेजिस्लेचर उस पे लॉ बना सकते हैं. राइट, स्टेट लेजिस्लेचर हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन ऑल इलेक्टोरल मैटर्स रिलेटिंग टू स्टेट लेजिस्लेचर इन सो फार एज सच मैटर्स आर नॉट कवर्ड बाय लेजिस्लेशन बाय पार्लियामेंट. ऑलराइट, और पार्लियामेंट ने इससे रिलेटेड इलेक्शन से रिलेटेड एक्ट्स या लॉज बनाए हुए हैं. रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ये दो पार्लियामेंट ने लॉज बनाए जिनके बेसिस पे, जिनमें सारी डिटेल्ड स्कीम दी हुई है कि कैसे इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज शैल बी हेल्ड. ऑलराइट, नाउ अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पे आ जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन रिलेटेड क्या लिखा हुआ है. नाउ आर्टिकल 324 है ना, ये इलेक्शन कमीशन को डेडिकेटेड है. तो आर्टिकल 324 एस्टैब्लिशेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. आर्टिकल 324 का क्लॉज 1 कहता है द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स. इलेक्टोरल रोल्स मतलब लिस्ट जो के वोटर्स वगैरह की लिस्ट होगी. फॉर एंड द कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट and to the legislature of every state and of the elections to the offices of president and vice president held under this constitution shall be vested in a commission referred to in this constitution as the election commission. आर्टिकल 324 क्लॉज 1 क्या कहता है कि एक इलेक्शन कमीशन बनेगा जिसके पास पूरी पावर होगी या जिसके पास सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल होगा
इलेक्टोरल रोल्स का। और कौन से इलेक्शन कमीशन के अंडर होंगे? पार्लियामेंट के इलेक्शंस, बोथ हाउसेस, लोकसभा राज्यसभा के इलेक्शंस इलेक्शन कमीशन देखेगा। और लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, और कई स्टेट्स में अपर हाउस भी होता है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके इलेक्शंस भी इलेक्शन कमीशन के अंडर होंगे। एंड प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होंगे वो भी इलेक्शन कमीशन के अंडर होंगे। तो क्लॉज 1 बता देता है कि इलेक्शन कमीशन कौन से इलेक्शन को ओवरसी करेगा, राइट। क्लॉज 2 क्या बताता है? क्लॉज 2 स्ट्रक्चर बता देता है आपके इलेक्शन कमीशन का। द इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर्स इफ एनी एज द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स। मतलब क्लॉज 2 कहता है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और अगर प्रेसिडेंट चाहे तो और इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट कर सकता है, राइट। एज द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स and the appointment of the chief election commissioner and other election commissioners shall, subject to the provisions of any law made in that behalf by parliament, be made by the president। मतलब कि प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और बाकी और इलेक्शन कमिश्नर्स को, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि और इलेक्शन कमिश्नर्स की रिक्वायरमेंट है। प्रेसिडेंट के पास फुल पावर है अपॉइंटमेंट की, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ अ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। मतलब पार्लियामेंट अपॉइंटमेंट रिलेटेड लॉ बना सकता है, उस लॉ के तहत प्रेसिडेंट को काम करना पड़ेगा। बट अगर वो लॉ नहीं बनाया पार्लियामेंट ने तो प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स चूज करेगा। आपको पता है 1989 तक इलेक्शन कमिश्नर्स होते नहीं थे, सिर्फ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था पूरे इलेक्शन कमीशन में। बट नाउ इलेक्शन कमीशन इज अ 3-member बॉडी जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है एंड 2 other election commissioners are appointed by the president according to the law made by parliament। Alright, clause 3 क्या कहता है? When any other election commissioner is so appointed, the chief election commissioner shall act as the chairman of the election commission। अगर तो एक chief election commissioner है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर और election commissioners अपॉइंट होते हैं, 3-member बॉडी होगी या 4 या 5 जितनी भी मेंबर बॉडी होगी, तो उस कमीशन का चेयरमैन CEC ही होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही होगा। ऑलराइट, बाकी प्रोविजंस देख लेते हैं आर्टिकल 324 के। Before each general election to the House of People and to the Legislative Assembly of each state, and before the first general election and thereafter before each biennial election to the Legislative Council of each state। जो अपर हाउस होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है ना, एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन जो होते हैं ना वो 2 साल में होते हैं, हर 2 साल में। दैट इज वाई बाइनियल लिखा हुआ है। Of each state having such council, the president may also appoint, after consultation with the election commission, such regional commissioners as he may consider necessary to assist the election commission in performance of the functions conferred on the commission by clause 1। मतलब प्रेसिडेंट अगर चाहे तो इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करने के लिए रीजनल कमिश्नर्स भी अपॉइंट कर सकता है, पूरी पावर प्रेसिडेंट की होगी। क्लॉज 5, subject to the provisions of any law made by parliament, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। The conditions of service and tenure of the office of election commissioners shall be such as the president may by rule determine। पार्लियामेंट लॉ बना सकता है कि इलेक्शन कमिश्नर जो होंगे, बोथ CEC एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, उनके कंडीशंस ऑफ सर्विस क्या होंगी। अगर पार्लियामेंट ये लॉ नहीं बनाता तो प्रेसिडेंट डिटरमिन करेगा, और अगर पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया तो प्रेसिडेंट इनकी कंडीशंस ऑफ सर्विस डिटरमिन करेगा अकॉर्डिंग टू द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट ने इस पे लॉ बनाया हुआ है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट। तो उसके तहत इन इलेक्शन कमिश्नर्स की कंडीशन ऑफ सर्विस, इनका टेन्योर वगैरह, ये सारा डिसाइडेड होता है। हाँ, बट कॉन्स्टिट्यूशन ने एक प्रोविजन डाल दिया है जिसपे, और कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला ये पावर पार्लियामेंट के हाथ में नहीं होगी। प्रोवाइडेड दैट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट इन लाइक मैनर एंड ऑन द लाइक ग्राउंड्स एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अगर निकालना है तो वही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा जो सुप्रीम कोर्ट के जज को निकालने में प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, और जैसा कि हम जानते हैं वो टफ प्रोसीजर है। अब यही जो प्रोविजन डाला हुआ है ना कॉन्स्टिट्यूशन ने, ये इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस को सिक्योर करता है। अगर आसान होता चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निकालना तो फिर तो कोई भी गवर्नमेंट जो पावर में है वो अपने हिसाब के इलेक्शन कमिश्नर को ही चाहेगी, बट वी वांट अ अनबायस्ड इलेक्शन कमीशन, इसीलिए आपने इंडिपेंडेंस सिक्योर करी है। And the conditions of service of the chief election commissioner shall not be varied to his disadvantage after his appointment। ये चीफ CEC की इंडिपेंडेंस सिक्योर करने के लिए बनाया है, ठीक है, ताकि एग्जीक्यूटिव या गवर्नमेंट ऑफ द डे उसे अपनी विल के हिसाब से बेंड ना कर सके। अच्छा,
चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तरह निकलेगा। अगर इलेक्शन कमिश्नर को निकालना है, जो अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं, या रीजनल कमिश्नर को निकालना है, तो प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से निकाल सकता है, बट प्रेसिडेंट को ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एडवाइस या ओपिनियन लेना पड़ेगा। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एडवाइस पे ही बाकी कमिश्नर्स को निकाला जा सकता है, राइट? Clause 6. The President or the Governor of a state shall, when so requested by the Election Commission, make available to the Election Commission or to a regional commissioner such staff as may be necessary for the discharge of the functions conferred on the Election Commission by Clause 1. अब जैसे इलेक्शन करवाना ना आसान चीज नहीं होती, तो स्टेट की जो मशीनरी है, स्टेट के जो ऑफिसर्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स, एचसीएस ऑफिसर्स, पीसीएस ऑफिसर्स, स्टेट सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स, जो भी स्टेट के ऑफिसर्स है ना, वो इलेक्शन कमिश्नर को प्रोवाइड करे जाएंगे फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन। बिकॉज बड़ी एक्सरसाइज है ना, बंदे तो चाहिए, तो स्टेट गवर्नमेंट अपना सारा स्टाफ या सेंट्रल गवर्नमेंट अपना सारा स्टाफ प्रोवाइड करेगी इलेक्शन कमीशन को, अगर इलेक्शन कमीशन डिमांड करता है। ये 6 है। ऑलराइट, अब क्योंकि आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन पे डेडिकेटेड है, तो एक बार इलेक्शन कमीशन को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, in order to supervise the entire procedure and machinery for election and for some other ancillary matters, the constitution has provided for an independent election commission. The independence of CEC is secured by making his or her removal similar to the removal of a judge of a supreme court, है ना? क्योंकि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को रिमूव करना बड़ा मुश्किल है और सीईसी को भी रिमूव करना वैसा ही है, तो इसीलिए सीईसी थोड़ा इंडिपेंडेंट हो जाता है। The conditions of service and tenure of his office of the election commissioner shall be such as the parliament may by a law prescribe. ये हमने देख ही लिया, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है और पार्लियामेंट ने इसके लिए लॉ बनाया है। वो लॉ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स कंडीशंस ऑफ सर्विसेज एक्ट। क्लियर? रिमूवल ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर्स ये हम देख चुके हैं, सीईसी की रिकमेंडेशन पे होगा। अच्छा, आर्टिकल 324 क्लॉज 2 को देख लेते हैं। आर्टिकल 324 क्लॉज 2 क्या है कि प्रेसिडेंट एक तो सीईसी अपॉइंट करेगा और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करेगा अगर प्रेसिडेंट को लगता है। वेल, ये ना हिस्ट्री बताएगा। Before 16th October 1989, the Election Commission comprised of only one CEC. But on 16th October 1989, 2 other election commissioners were appointed by the president. उस टाइम पे ये सोचा जा रहा था, या उस टाइम पे ना ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल मूव था। उस टाइम कांग्रेस ने करा था ये काम। और कंट्रोवर्शियल क्यों कहा जाता था? ये कंट्रोवर्शियल इसलिए था क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लगा कि मुझे दबाने के लिए गवर्नमेंट ने अपने 2 फेवरेट बंदों को लगा दिया है, राइट? तो इसीलिए जब कांग्रेस गवर्नमेंट गिर गई और नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट आ गई ना, तो उसने ये प्रोविजन हटा दिया और फिर इलेक्शन कमीशन वापस से सिंगल मेंबर बॉडी होगी। बट 1993 में एक ऑर्डिनेंस पास किया गया जो इवेंचुअली एक्ट बन गया, दैट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। वो एक्ट क्या था? चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द अदर इलेक्शन कमिश्नर्स कंडीशंस ऑफ सर्विस अमेंडमेंट एक्ट। क्लियर? तो नाउ इलेक्शन कमीशन इज अ 3 मेंबर बॉडी। ऑलराइट, चलिए एक बारी स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा? द सीईसी इज सपोर्टेड बाय 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, ये तो हमने देख लिया। इलेक्शन कमीशन की सेक्रेटेरिएट सचिवालय कहां पे है? न्यू दिल्ली में। द इलेक्शन कमिश्नर्स आर असिस्टेड बाय डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है, हु आर जनरली आईएएस ऑफिसर्स। तो इलेक्शन कमिश्नर्स को भी असिस्ट करने के लिए डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, जो अपॉइंट करते हैं गवर्नमेंट, आईएएस ऑफिसर्स ही होते हैं। अच्छा, डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर्स को फर्दर असिस्ट करते हैं डायरेक्टर जनरल्स, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, अंडर सेक्रेटरीज, ये सारे। तो जितनी भी स्टेट की मशीनरी होती है वो इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करती है। स्टेट लेवल पे इलेक्शन कमीशन को कौन असिस्ट करता है? तो हर स्टेट का ना एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है, वो असिस्ट करता है इलेक्शन कमीशन को। और जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है ना, ये भी आईएएस ऑफिसर होता है, जो जनरली प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रैंक का होता है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इलेक्शन कमीशन को कौन सपोर्ट करता है? जो डीएम होता है ना स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का जो डीएम होता है, आईएएस ऑफिसर ही होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इलेक्शन कमीशन को वो सपोर्ट करता है। उन्हें हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स। अच्छा, जो एसडीएम वगैरह होंगे वो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज के रिटर्निंग ऑफिसर्स, आरओ बन जाते हैं, जो इलेक्शन वर्क परफॉर्म करते हैं। और रिटर्निंग ऑफिसर्स के अंडर होते हैं पोलिंग ऑफिसर्स, जो पोलिंग बूथ को संभालते हैं। ऑलराइट, चलिए ये तो ओवरऑल इंडिया में इलेक्शन का स्ट्रक्चर होगा। फंक्शंस क्या हैं इलेक्शन कमीशन के? होल्डिंग पीरियोडिक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर essentials of a democratic system and a part of the basic structure of the constitution. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करता है, इसलिए इलेक्शंस डेमोक्रेसी का अटूट अंग है, एंड दैट इज व्हाई इलेक्शंस आर कंसिडर्ड टू बी अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी गवर्नमेंट अमेंडमेंट करके इलेक्शन को नहीं हटा सकती। द इलेक्शन कमीशन इज रिगार्डेड एज द गार्डियन ऑफ इलेक्शंस, बिल्कुल सही। अच्छा, इलेक्शन कमीशन हर इलेक्शन में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इशू करता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज या कैंडिडेट्स के लिए होता है।
हाँ, मोस्टली वो पार्टीज या कैंडिडेट्स फॉलो नहीं करते मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, और ना फॉलो करने पे कोई लीगल पेनल्टी नहीं है, इसलिए फॉलो भी नहीं करते, बट वो एक सेपरेट डिबेट है, वो हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। द इलेक्शन कमीशन हैज द राइट टू एलोकेट सिंबल्स। पार्टीज को सिंबल भी इलेक्शन कमीशन देता है। पार्टीज को रजिस्टर करना और उन्हें रिकॉग्नाइज करना एज नेशनल, स्टेट और रीजनल पार्टीज भी इलेक्शन कमीशन के पास है। कुछ पार्टीज नेशनल पार्टीज होती हैं, कुछ रीजनल, कुछ स्टेट, ये स्टेटस भी इलेक्शन कमीशन देता है। अच्छा, पोलिंग एक्सपेंसेस, इलेक्शन के एक्सपेंसेस जो डिफरेंट पार्टी पे लिमिट लगाई होती है कि उन्होंने इससे ज्यादा खर्चा नहीं करना, वो भी इलेक्शन कमीशन चेक करता है। द कमीशन प्रिपेयर्स इलेक्टोरल रोल्स एंड अपडेट्स द वोटर लिस्ट पीरियोडिकली। नोटिफिकेशन ऑफ डेट, शेड्यूल ऑफ इलेक्शन फॉर फाइलिंग नॉमिनेशंस आर इशूड बाय द कमीशन। तो डेट कब होगा, शेड्यूल क्या होगा इलेक्शन का, कितने फेजेस में होगा, नॉमिनेशन कब भर सकते हो, ये सारी चीज इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है। और ये पावर कहां से आती है? आर्टिकल 324 क्लॉज 1, सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल। क्लियर? चलिए अब हम आ जाते हैं बाकी आर्टिकल्स पे। आर्टिकल 325 क्या कहता है? देयर शैल बी वन जनरल इलेक्टोरल रोल फॉर एवरी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर इलेक्शन टू आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और टू द हाउस ऑफ और आइदर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। मतलब एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक इलेक्टोरल रोल होगा। देयर इज नो स्कोप फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट या कम्युनल अवार्ड, जो ब्रिटिश टाइम्स में होता था। क्लियर? एंड नो पर्सन शैल बी इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन एनी सच रोल or claim to be included in any specific electoral roll for any such constituency on grounds of only of religion, race, caste, sex or any of them। मतलब आप उस इलेक्टोरल रोल से किसी इंसान को नहीं निकाल सकते इस बेसिस पे कि उसका रिलीजन अलग है, उसकी रेस अलग है, उसकी कास्ट अलग है, उसका सेक्स अलग है। तो सारे जितने भी हमारे सिटीजन हैं, दे आर एंटाइटल्ड टू बी ऑन द इलेक्टोरल रोल या वोटर लिस्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट वगैरह वगैरह। तो आर्टिकल 325 इंश्योर करता है कि कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं है। आर्टिकल 326 इंश्योर करता है कि यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज हो। इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ पीपल एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एवरी स्टेट शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज। ठीक है? इसका मतलब दैट इज टू से एवरी पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हु इज नॉट लेस देन 18 ईयर्स। अच्छा, पहले 21 साल की लिमिट थी, एवरीवन अबव 21 ईयर्स उनको वोट का अधिकार था, बट नाउ दिस हैज बीन चेंज टू 18 ईयर्स। 21 से आपने 18 ईयर्स कर दिया, और ये चीज करी थी आपने 1989 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसके तहत आपने 21 से 18 ईयर्स कर दिया of age on such date as may be fixed in that behalf by or under any law made by the appropriate legislature and is not otherwise disqualified under this constitution or any law made by appropriate legislature on the ground of non-residence, unsoundness of mind, crime or corrupt or illegal practice। मतलब हर इंसान के पास हक है कि वो, अगर वो 18 ईयर से अबव है, कि वो वोटर लिस्ट में शामिल हो, प्रोवाइडेड पार्लियामेंट ने या स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया हुआ है जिस बेसिस पे वो डिस्क्वालीफाई करता है वोटर्स को, ऑन द बेसिस ऑफ नॉन रेजिडेंस, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, क्राइम के बेसिस पे, करप्ट, इलीगल प्रैक्टिस। और जैसा कि हम जानते हैं पार्लियामेंट ने लॉ बनाया हुआ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, उसमें लिखा हुआ है कि किन किन बेसिस पे वोटर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। shall be entitled to be registered as a voter at any such election। आर्टिकल 326 इंश्योर करता है कि हम सबके पास राइट टू वोट है, और ये जो राइट टू वोट है, क्योंकि आर्टिकल 326 दे रहा है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये प्रीलिम्स में सवाल आया हुआ है कि राइट टू वोट इज एन ऑर्डिनरी लीगल राइट, फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट तो नहीं है। चलिए, आर्टिकल 327 क्या कहता है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय लॉ make provisions with respect to all matters relating to or in connection with elections to either house of parliament or to the house or either house of legislature of state, including the preparation of electoral rolls, delimitation of constituencies, अभी देखते हैं क्या होता है, and all other matters necessary for securing the due constitution of such houses। मतलब 327 पार्लियामेंट को या स्टेट पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो इलेक्शन के प्रोसीजर रिलेटेड कोई भी लॉ बना सकता है। अच्छा, आर्टिकल 328 क्या बताता है? आर्टिकल 328 बताता है कि स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बना सकता है अपने स्टेट के लिए, प्रोवाइडेड पार्लियामेंट ने ऑलरेडी उस पर लॉ ना बनाया हो। राइट? ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आर्टिकल 328 स्टेट लेजिस्लेचर को भी पावर देता है। ऑलराइट, फटाफट से अब हम आ जाते हैं आर्टिकल 329 पे। आर्टिकल 329 बेसिकली क्या कहता है? आर्टिकल 329 कहता है कि कोई भी लॉ जो बनाया है पार्लियामेंट ने या स्टेट लेजिस्लेचर ने विद रिस्पेक्ट टू अलॉटमेंट ऑफ सीट्स, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कोई भी इलेक्शन रिलेटेड लॉ होगा डिलिमिटेशन वाला, जो स्पेशली कि कॉन्स्टिट्यूशंस को कैसे बांटा जाए,
दैट शैल नॉट बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट, मतलब कोर्ट की उस पर कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, पार्लियामेंट की सुप्रीम अथॉरिटी है कि वो किस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बांटते हैं। क्लियर? No election to either house of parliament or to the house or either house of the legislature of state shall be called in question। अगर आपको लगता है कि किसी के इलेक्शन में फ्रॉड वगैरह हुआ है, आप क्वेश्चन उठा रहे हो ना उसके इलेक्शन पे, तो no election to either house of parliament or legislature of state shall be called in question except by an election petition presented to such authority and in such manner as may be provided for by or under any law made by the appropriate legislature। अगर आपको लगता है कि किसी इलेक्शन में आपको डिस्प्यूट लग रहा है, आपको लग रहा है कि किसी इलेक्शन वगैरह में फ्रॉड हुआ है, तो उसके लिए आपको ना एक इलेक्शन पिटीशन दायर करनी पड़ेगी, और वो कैसे दायर करनी है या वो कैसे प्रेजेंट करनी है वो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर बाय लॉ बताएगा कि इस हिसाब से आपको अपनी कंप्लेंट लॉन्च करनी है, राइट? और पार्लियामेंट वगैरह ने ये लॉ बनाया हुआ है, और उसके हिसाब से कहते हैं कि अगर आपको लगता है किसी का इलेक्शन में फ्रॉड या डिस्प्यूट है तो आपको हाई कोर्ट में पिटीशन प्रेजेंट करनी पड़ेगी। ऑलराइट, चलिए अब फटाफट से हम देख लेते हैं डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज। डीलिमिटेशन कमीशन का काम क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ना उनकी बाउंड्रीज को करना, कि कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होगी, किस स्टेट को कितनी सीट्स मिलेंगी लोकसभा में, एक स्टेट के इलेक्शन में कितनी सीट्स होंगी, ये सारा डीलिमिटेशन कमीशन करता है। तो डीलिमिटेशन कमीशन और बाउंड्री कमीशन ऑफ इंडिया इज अ कमीशन एस्टैब्लिश्ड अंडर डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट, पार्लियामेंट बाय लॉ बनाता है ये, दैट इज टास्क्ड विद रीड्रॉइंग द बाउंड्रीज ऑफ वेरियस लेजिस्लेटिव असेंबली and Lok Sabha, not Lok Sabha, sorry, Lok Sabha constituencies based on the recent census। तो सेंसस के हिसाब से आप कॉन्स्टिट्यूएंसीज बांटते हो। सेंसस के हिसाब से क्यों? क्योंकि आपकी कोशिश ये होती है कि सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पॉपुलेशन यूनिफॉर्म हो। ऐसा ना हो कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ 2 लाख लोग हैं और दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10 लाख लोग हैं। हर मतलब ऐसा हो ना कि राइट टू रिप्रेजेंटेशन यूनिफॉर्म हो, ऐसा ना हो कि ज्यादा लोगों को कम रिप्रेजेंटेशन मिल रही है, कम लोगों को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिल रही है। तो आपकी कोशिश होती है सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बराबर लोग हो। दिस कमीशन हैज बीन सेट अप 4 टाइम्स इन द पास्ट, ये डेट्स हैं, ठीक है। लास्ट जो कमीशन बैठा था वो 2002 में बैठा था। क्लियर? द यूनियन गवर्नमेंट हैड सस्पेंडेड डीलिमिटेशन इन 1976। अच्छा, हमने ना 1976 में डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज सस्पेंड कर दी थी। हमने कहा था अब डीलिमिटेशन कमीशन नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा? क्योंकि हो क्या रहा था कि गवर्नमेंट ने पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम्स चलाए थे। अब जो सदर्न स्टेट्स थी उन्होंने तो पॉपुलेशन कंट्रोल करना अच्छे से शुरू कर दिया था, बट नॉर्दर्न स्टेट्स कर नहीं रही थी। तो सदर्न स्टेट्स की ये डिमांड थी कि नॉर्दर्न स्टेट्स की तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से तो उन्हें पार्लियामेंट में ज्यादा सीट्स मिलती जाएंगी, इसलिए आप 1971 के सेंसस के हिसाब से ही सीट्स बांटो डिफरेंट स्टेट्स को। तो इसलिए फ्रीज कर दिया था। बट इसकी वजह से ना डिस्क्रिपेंसी बहुत होगी। दिस हैड लेड टू वाइड डिस्क्रिपेंसीज इन द साइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज विद द लार्जेस्ट हैविंग ओवर 3 मिलियन इलेक्टर्स। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 30 लाख वोटर्स हैं, एक में 50,000 है। डिस्क्रिपेंसी होगी, बट फिर भी आपने इसलिए करा था ताकि ये जो फैमिली प्रोग्राम प्लानिंग प्रोग्राम्स चला रही हैं स्टेट्स, वो डिसइंसेंटिवाइज ना हो। नाउ 2002 में लास्ट डीलिमिटेशन एक्सरसाइज हुई थी। अब 2002 की जो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज थी ना वो 2001 के सेंसस के हिसाब से उसने करी है, बट 2002 की जो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज थी ना उसने नंबर ऑफ सीट्स एलोकेटेड टू डिफरेंट स्टेट्स वो नहीं चेंज करा, बस विद इन अ स्टेट जो बाउंड्रीज थी ना उन्हें थोड़ा सा ऑल्टर कर दिया ताकि वो पॉपुलेशन से कॉरेस्पॉन्ड करें। तो हर स्टेट की जितनी सीट्स हैं पार्लियामेंट में वो चेंज नहीं हुई, बट विद इन दोज नंबर ऑफ सीट्स विद इन अ स्टेट वो बाउंड्रीज उन्होंने शिफ्ट कर दी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की, राइट? नाउ 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में उसने ना फ्रीज लगा दिया। उसने कहा है कि जब 2021 का सेंसस होगा तो 2026 में नया डीलिमिटेशन कमीशन बैठेगा, तब तक नंबर ऑफ सीट्स एलोकेटेड टू डिफरेंट स्टेट्स शैल बी अकॉर्डिंग टू 1971 सेंसस, और जो उनकी इंटरनल बाउंड्री है शैल बी अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस। तो 2026 तक फ्रीज लगा दिया हमने। 2026 के बाद एक नया डीलिमिटेशन कमीशन आएगा। ऑलराइट, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। आई होप आपको इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन से रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस हैं वो इजीली समझ आ गया हो। इफ यू हैव एनी डाउट्स देन प्लीज राइट अबाउट दोस डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद मोर स्टफ। थैंक यू।